हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसएससी जेईई क्रैश कोर्स फ्री क्रैश कोर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि 28 जुलाई से यानी आज से आपका एसएससी जेईई का फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है और इसमें आपको मैं पूरा थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स कराऊंगा, थ्योरी भी कराऊंगा। और जब वो थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी सारे सब्जेक्ट्स की, तो उसके बाद आपके जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस सेशन उस पूरे थर्मोडायनेमिक्स का, फिर आईसी इंजन खत्म हो जाएगा, उसका पूरा प्रैक्टिस सेशन एक साथ, फिर आपका रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, फिर पावर प्लांट। तो इस तरीके से आपका ये पूरा फ्री क्रैश कोर्स होगा और आज पहला दिन है और इसमें मैं आपको पूरा बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज कराने वाला हूँ। अब यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जैसे हम पीपीटी में, ठीक है, इसमें मैं कुछ लिखूंगा तो उसमें लिखने में काफ़ी समय चला जाता है और इस कारण से लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, लेंदी हो जाता है। तो मैंने पहले से ही सारा का सारा कंटेंट लिख लिया है ताकि वो समय हम बचा सके और जो मुझे बताना है वो ऑलरेडी इसमें लिखा होगा। तो इस चीज़ से आप लोग मत कीजिएगा कि सर आप पहले से लिख के लाएं चीज़ों को। रीज़न यही है, यही रीज़न था कि मैं अपना भी समय बचा सकूं और आपका भी, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब कुछ रिवाइज करना चाहते हैं और कम से कम समय में करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका फ्री क्रैश कोर्स है, आपका फर्स्ट लेक्चर है, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स क्या है, देखिए अब यही जैसे मैंने आपसे कहा था यहाँ पर लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स क्या है। देखिए थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें हम एनर्जी और एनर्जी के इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। राइट, एनर्जी क्या है आप जानते हैं, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अब एनर्जी इंटरेक्शन कई प्रकार से आप कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो हमारे थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं वो है हीट एंड वर्क का इंटरेक्शन। हीट एंड वर्क का इंटरेक्शन पढ़ते हैं, हीट एंड वर्क का एक दूसरे में ट्रांसफर पढ़ते हैं। राइट, कितना हीट एंड वर्क हो रहा है ट्रांसफर, उसको कैलकुलेट करते हैं। राइट, और हीट का वर्क में ट्रांसफर कैसे हो सकता है, वर्क का हीट में, ये सारी चीजें स्टडी करते हैं, अलग अलग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। और ये सारी की सारी जो स्टडी है, साइंस ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन जिसको थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है, वो हम सिस्टम और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में करते हैं। अब क्या है कि पूरी की पूरी जो थर्मोडायनेमिक्स है उसे दो तरीके से स्टडी किया जा सकता है। एक तरीका है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स जिसको इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स भी कहा जाता है, और दूसरा है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अब देखिए क्या है, जैसे आप भी कोई चीज को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कि आप किसी चीज के अंदर डेप्थ तक चले जाएं, है ना, उसको समझने के लिए, और दूसरा है कि आप पूरा डेप्थ में ना जाके एक सैंपल की स्टडी कर लें। ठीक है, और उस स्टडी के रिजल्ट के बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि हाँ यार ये चीजें, इस रिजल्ट के बेसिस पे हम इस सिस्टम के बारे में ये कह सकते हैं। राइट, अपनी फाइंडिंग्स के, उनके ऊपर जो फाइंडिंग्स आपकी आई हैं उसके बेसिस पे आप अपने कंक्लूजन दे सकते हैं। तो डेप्थ में जाने वाली स्टडी को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स हम नहीं पढ़ते हैं एज ए इंजीनियर, हम पढ़ते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स जिसको इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स या क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी को हम मैक्रोस्कोपिक स्टडी कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक मतलब, मैक्रो मतलब होता है बड़ा, बड़े स्केल पे। बड़े स्केल का मतलब ये नहीं कि हम बड़े स्केल पे स्टडी करते हैं, बड़े स्केल का मतलब ये होता है कि हम डेप्थ में नहीं जाते हैं। ठीक है, हम पूरे सिस्टम को एक साथ स्टडी करते हैं। और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स को कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक एक मॉलिक्यूल्स की, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं। अब इसी को हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंस भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखा गया है कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या होता है, हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, यानी हम एक एक मॉलिक्यूल के ऊपर नहीं स्टडी करते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर, एक साथ कई सारे मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं। और ये स्टडी कर क्यों रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर पता लगाते हैं, प्रेशर पता लगाते हैं, हम एनर्जी का पता लगाते हैं। तो अब इसको अगर हमें पता लगाना है किसी भी सिस्टम का, अब सिस्टम क्या किससे बनता है, मैटर से बनता है। मैटर क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, और सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब अगर उस मॉलिक्यूल की स्टडी करनी है तो एक एक मॉलिक्यूल की स्टडी करने के बजाय एक साथ एक सैंपल ले लेते हैं और उस कई सारे मॉलिक्यूल का सैंपल ले लेते हैं और उस सैंपल की एक साथ स्टडी करते हैं। इसको मैक्रोस्कोपिक अप्रोच कहा जाता है। उसके विपरीत, इसके अपोजिट, इन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज टेकन इनटू अकाउंट। इंडिविजुअल मतलब यानी इसमें एक एक मॉलिक्यूल की स्टडी करके तब हम पता लगाते हैं जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, चाहे प्रेशर हो, चाहे वेलोसिटी हो। राइट, इसको हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को इंजीनियरिंग या क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स अप्रोच कहते हैं और माइक्रोस्कोपिक को स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स अप्रोच कहते हैं। इसको यूज करते हैं इंजीनियर्स,
जो कि हम लोग पढ़ते भी हैं, हमारी पूरी थर्मोडायनामिक्स की अगर आप किताब भी देखोगे, आपने एक बुक है पीके नाग, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी अपने बीटेक एंड डिप्लोमा में। पीके नाग जो स्टैंडर्ड बुक है आपके थर्मोडायनामिक्स की, इसको कहा जाता है इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स बाय पीके नाग, राइट। तो इसको इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर यही अप्रोच फॉलो करते हैं, क्योंकि इंजीनियर के पास इतना समय नहीं है कि वो एक एक मॉलिक्यूल की स्टडी करके आप मतलब रिजल्ट दे, राइट। तो हम एवरेज मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं, जिसको क्लासिकल या इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स अप्रोच कहा जाता है। और ये वाली जो अप्रोच है रिसर्चर और साइंटिस्ट यूज करते हैं, राइट। जैसे हमें स्पेस का रिसर्च करना है या स्पेस एक्सप्लोरेशन करना है, इसका यूज वहां भी किया जाता है जहां पर गैस की डेंसिटी बहुत ही कम होती है। अब कहां पे डेंसिटी बहुत कम होगी, डेंसिटी मतलब प्रेशर, बिकॉज डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर। जहां प्रेशर बहुत कम होता है, कहां प्रेशर कम होता है, जैसे स्पेस में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपकी मैक्रोस्कोपिक अप्रोच काम नहीं करेगी, वहां माइक्रोस्कोपिक अप्रोच काम करेगी स्पेस एक्सप्लोरेशन में। और कहां यूज करते हैं, रेरिफाइड गैस फ्लो थ्योरी, लेजर स्टडी, प्लाज्मा स्टडी, हाई स्पीड गैस फ्लो स्टडी, केमिकल काइनेटिक्स, वेरी लो टेम्परेचर मटेरियल की स्टडी। जहां पर आपको पता है कि हम चंद्रयान जब हमने भेजा तो वहां पर हमने मून के सदर्न पोर्शन पे हमने अपना चंद्रयान भेजा था, राइट। तो वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर काफी लो होता है, तो जो हमारा रोवर गया था वो उतने लो टेम्परेचर पे सर्वाइव कैसे करेगा, उसके लिए उसकी स्टडी हम करते हैं कि भाई लो टेम्परेचर पे मटेरियल की स्टडी करते हैं, उसको क्रायोजेनिक्स कहा जाता है, राइट। एक और बात कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जो होती है वो एक बेसिक एजम्पशंस पे काम करता है, और वो एजम्पशन है कंटिन्यूम। कंटिन्यूम क्या कहता है कि इट इज बेस्ड ऑन assumption दैट मैटर इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इज कॉल्ड कंटिन्यूम। कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के मॉलिक्यूल को कंपेयर करते हैं तो सॉलिड में आप पाएंगे कि मॉलिक्यूल्स काफी क्लोज होते हैं, राइट। और क्लोज ऐसे हो सकते हैं कि उनको हम कंटिन्यूम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास हैं, तो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनके बीच में गैप्स नहीं है, राइट। जैसे कि अगर मैं सॉलिड को देखूं तो सॉलिड के अंदर हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास हैं। ये आपके सॉलिड का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट हम देख के यही कह सकते हैं कि इनके बीच में जो गैप्स हैं वो बहुत ही कम है, राइट। इस तरीके से सॉलिड के अंदर अरेंजमेंट होता है, यानी इनके बीच में जो गैप्स हैं वो बहुत ही कम है, जिसको वॉइड्स भी कहा जाता है, बहुत ही कम है, वेरी लेस, राइट, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, है ही नहीं, इसलिए इनको कंटिन्यूअस कह सकते हैं। लेकिन क्या आप फ्लूइड्स को, जिसके अंदर लिक्विड्स और गैसेस आते हैं, क्या उसको आप कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड कह सकते हैं? नहीं, कह नहीं सकते। लेकिन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को करने के लिए हमें मानना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है कि उनके बीच में जो गैप्स हैं, किसके बीच में, फ्लूइड्स में, उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाए और मैटर को कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड माना जाए, राइट। ये असम्पशन लिया जाता है। कंटिन्यूअस अप्रोच में एक और खास बात होती है, इट इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी लार्ज, जहां पर मॉलिक्यूल्स इतने बड़े हों एंड द मीन फ्री पाथ इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू सिस्टम डायमेंशन। इसके बारे में समझते हैं। अब देखिए माइक्रोस्कोपिक में क्या करते हैं हम लोग, हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पता लगानी, जैसे कि पोजीशन, वेलोसिटी या मास, तो एक एक मॉलिक्यूल, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्टडी करी जाती है, किसमें, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में या माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में, राइट। जो हम नहीं स्टडी करते हैं, हम क्या करते हैं, मैक्रोस्कोपिक। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, ये सब पता लगाना है, तो हम एक साथ सारे मॉलिक्यूल को एक साथ हम क्या करते हैं, ये सब एक एक की बजाय पूरा सैंपल, ये पूरा हम ले लेते हैं, इसको सैंपल को, इस पूरे सैंपल को एक साथ हम स्टडी करते हैं और उसके बेसिस से पता लगाते हैं। जैसे अगर मुझे प्रेशर बताना है तो यहां पर लगा दूंगा प्रेशर गेज, और मुझे इस पूरे सैंपल के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या निकल के आ जाएगा, प्रेशर निकल के आ जाएगा। टेम्परेचर बताना है, थर्मोमीटर लगा दो, टेम्परेचर आ जाएगा, राइट। उसी प्रकार से सारी प्रॉपर्टीज हम कैलकुलेट करते हैं। वो प्रॉपर्टी जो इजीली मेजर्ड हो जाती हैं उनको हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में स्टडी करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो कंटिन्यूम अप्रोच है ये कब फॉलो होता है। कंटिन्यूम अप्रोच वैलिड तब माना जाता है, कंटिन्यूम एक एजम्पशन है जो आप जानते हैं कि जब आप मैक्रोस्कोपिक अप्रोच स्टडी करेंगे तो कंटिन्यूम अप्रोच हमें मानना पड़ता है, या कंटिन्यूम मानना पड़ता है कि मॉलिक्यूल इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके लिए एक डायमेंशनलेस नंबर होता है, इसको बोलते हैं नट्सन नंबर। ये डायमेंशन, जैसे आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशनलेस नंबर, तो ये एक डायमेंशनलेस नंबर होता है, नट्सन नंबर, ठीक है। जो आप ये इसकी जो वैल्यू होती है, अगर 0.001 से लेस देन इक्वल टू 0.01 है तो इसका मतलब कंटिन्यूम वैलिड है, यानी
कंटिन्यूम का एजम्पशंस है, कंटिन्यूम को फॉलो कर रहा है आपका सिस्टम। ये नॉड्सन नंबर जो होता है दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ लेमडा बाय एल। लेमडा को बोला जाता है मीन फ्री पाथ और एल को कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन कहा जाता है। जैसे कि यहां पर आप इस सिस्टम को देखिए, पहले सिस्टम को, यहां पर आपका कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन क्या है, ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन मान लेते हैं एल है, और मीन फ्री पाथ क्या है, ये जो गैप्स है मॉलिक्यूल के बीच में, एक एक मॉलिक्यूल के बीच में जैसे गैप है, इनको मीन फ्री पाथ कहा जाता है। मीन फ्री पाथ को और क्या कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेज डिस्टेंस traveled by molecules between two successive collision। ठीक है, वैसे इसके कई सारे डेफिनेशन आप कह सकते हैं, लेकिन मेन मतलब क्या होता है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कितनी दूरी है, उस दूरी को क्या बोलते हैं, गैप्स, वॉइड्स। ये दूरी कम से कम होनी चाहिए, राइट। तो अगर ये अब क्या है, कंटिन्यूम में अगर दूरी है भी तो उसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट मान लेते हैं। कैसे नेग्लेक्ट मानेंगे, जैसे कहते नहीं है कि हमारे अंदर कई सारी कमियां होती हैं, राइट। अब अगर आपने अच्छाइयां ज्यादा हैं, लेट से आपके अंदर 99% अच्छी चीजें हैं और एक बुरी चीज है, तो उस एक बुरी चीज को नेग्लेक्ट माना जा सकता है। लेकिन अगर मान लो किसी इंसान के अंदर 99% बुराइयां हो या 60% भी बुराइयां हो और 40% अच्छाई हो, तो भी वो बुरा ही इंसान कहलाएगा, राइट। तो उसी प्रकार से अगर आप अपनी अच्छाई का पोर्शन बढ़ा दें तो आपकी जो कमियां हैं उनको नेग्लेक्ट माना जा सकता है। तो यहां पर वही कंसेप्ट होता है कि आपकी गैप्स जो है मॉलिक्यूल के बीच में, जो मीन फ्री पाथ है वो क्या है, गैप्स हैं, वॉइड्स हैं। अगर ये वॉइड्स को, गैप्स को हम क्या बोलते हैं, ये माने कि बहुत ही छोटे हैं, किसके कंपेरिजन में, लेमडा इज वेरी वेरी मच लेस देन एल। एल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। तो उस कंडीशन में हम यहां पे ये मानेंगे कि कंटिन्यूम वैलिड है। लेकिन अगर यहां पर सिस्टम 2 को देखें तो यहां पर आपका एज कंपेयर टू एल, एल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन के कंपैरिजन में ये जो लेमडा है, जो मीन फ्री पाथ है, वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, वेरी क्लोज टू दैट है। इसका मतलब यहां कंटिन्यूम वैलिड नहीं होगा। तो कंटिन्यूम वैलिड बेसिकली होने का मतलब ये है कि आपके जो अगर गैप्स हैं भी मॉलिक्यूल के बीच में, डिसकंटिन्यूटीज हैं भी, तो उनको नेग्लेक्ट मान लिया जाए, राइट। और वो क्या कब नेग्लेक्ट माना जाएगा, जब हम बड़ा सिस्टम लेके चलते हैं, राइट। कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन अगर बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू मीन फ्री पाथ, तो उसे हम नेग्लेक्ट मान सकते हैं, किसको, गैप्स को। अब थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा कि थर्मोडायनेमिक्स इज साइंस ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एक फिक्स मास या रीजन स्पेस है जिसको कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं, जहां पर थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करी जाती है। जैसे मान लो ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, यहां पर थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, तो वो एक फिक्स मास भी हो सकता है या फिक्स रीजन इन स्पेस भी हो सकता है, जो हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी के लिए मानते हैं। सराउंडिंग क्या है, अब सिस्टम और सराउंडिंग ये दो अलग अलग एंटिटी हैं। सिस्टम वो होता है जहां पर स्टडी करी जाती है, और सराउंडिंग क्या है, सिस्टम को छोड़ के जो कुछ भी बचता है वो सब सराउंडिंग है। जैसे आप अपने घर के अंदर रह रहे हैं, तो आपका घर आपका सिस्टम है, वहां पर आप अपना खाना खाते हैं, सोते हैं, जो भी करते हैं आप, ठीक है। लेकिन आपके घर के बाहर का जो कुछ भी है वो क्या है, सराउंडिंग है। अब वो बाहर चाहे किसी की गाड़ी हो, चाहे वो दूसरा घर हो, नेबर का घर हो, ठीक है, या कुछ भी हो बाहर, मतलब आपका इस पृथ्वी के ऊपर अगर आपका घर आपका सिस्टम है, ठीक है, तो उस सिस्टम आपका घर है, बाकी सब कुछ इस पूरी पृथ्वी पे सब कुछ क्या है, सराउंडिंग है, एवरीथिंग इज सराउंडिंग, ठीक है। अब ये सराउंडिंग भी दो प्रकार की हो सकती है। इमीडिएट सराउंडिंग क्या होती है, वो सराउंडिंग जो आपके सिस्टम में जो भी आप करते हैं उससे इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि आप अपने घर के अंदर बहुत तेजी से गाना चला रहे हैं लाउड स्पीकर पे, तो अगर आसपास के जो घर होंगे, कुछ घर होंगे, वहां तक उनकी आवाज जाएगी, राइट, वो इफेक्ट होंगे आपके सिस्टम में जो भी आप काम कर रहे हैं। कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है अपने घर के अंदर, तो वो आवाज बाहर जा रही है, लेकिन कहां तक जाएगी, आसपास के 4 घर में जाएगी, 5 घर में जाएगी। जहां जहां तक आपका सिस्टम के अंदर करी हुई एक्टिविटी से सराउंडिंग इफेक्ट होता है, उसको इमीडिएट सराउंडिंग कहते हैं, ओके। और अब ये कौन कहेगा कि यार ये सिस्टम है, सराउंडिंग है, ये कौन डिसाइड करेगा कि सिस्टम ये है, सराउंडिंग ये है, कौन डिसाइड करेगा, बाउंड्री। जैसे हमारे घर में आप कह रहे हैं कि आपका घर जो है सिस्टम है और घर के बाहर सब कुछ सराउंडिंग है, तो कैसे पता लगाएं कि ये आपका घर है। आप अपने घर के चारों तरफ एक बाउंड्री कराते हैं, बाउंड्री वॉल होती है, और वही आपका पोर्शन डिसाइड करता है कि ये आपका पोर्शन है, जहां आप रहते हैं वो आपका घर है, राइट। उसी प्रकार से सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो इन दोनों को डिवाइड करता है उसे क्या बोलते हैं, बाउंड्री कहते हैं।
अब बाउंड्री आपकी रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, ठीक है, फिक्स भी हो सकती है, मूविंग भी हो सकती है। इतने डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जाम में कहीं पूछा नहीं जा सकता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि रियल बाउंड्री का मतलब जिसको देखा जा सके, इमेजिनरी का मतलब जो ना देखा जा सके, ठीक है। इमेजिनरी कैसे हो सकती है, जैसे अगर आपकी किसी, जैसे हमारे ये एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई गैस है, वो एक्सपेंड कर रही है, कंप्रेस कर रही है, तो उसके द्वारा जो सिस्टम बन रहा है उसकी जो बाउंड्री है वो क्या हो रही है, वो मूव भी कर रही है, मूविंग बाउंड्री भी है और इमेजिनरी है, क्योंकि आप अंदर क्या हो रहा है आपको नहीं दिख रहा है, तो वो इमेजिनरी भी हो गई, मूविंग भी हो गई। उसी प्रकार से बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है, रियल भी। इसके डिटेल में इतना नहीं जाएंगे, पूछा नहीं जा सकता, नहीं जाता एग्जाम में। अब सिस्टम को क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरीके से, एक होता है एनर्जी एंड मास इंटरेक्शन के बेसिस पे, दूसरा होता है फेज के बेसिस पे। एनर्जी एंड मास इंटरेक्शन सिस्टम किसके साथ करेगा, ऑब्वियसली पता है सराउंडिंग के साथ करेगा, तो उसके बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं क्लोज्ड, ओपन एंड आइसोलेटेड सिस्टम। और बेस्ड ऑन फेज इसको कह सकते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम वो होता है जिसमें जो एक सिंगल फेज से बना होता है, जैसे कि अगर मान लो कोई सिस्टम है जो सिर्फ गैस से बना हो या सिर्फ सॉलिड से बना हो या सिर्फ लिक्विड से बना हो, है ना, तो उसे होमोजीनियस सिस्टम कहेंगे। और हेट्रोजीनियस सिस्टम वो होता है जो एक से ज्यादा फेज से बना होता है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पे सॉलिड प्लस लिक्विड, है ना, या लिक्विड प्लस गैस, तो उसे हेट्रोजीनियस सिस्टम कहा जाएगा। इसके अलावा अगर हम क्लोज, ओपन और आइसोलेटेड सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं, मैंने क्या कहा था, क्लोज सिस्टम और ओपन और आइसोलेटेड को कैसे कंपेयर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड मास इंटरेक्शन। यानी हमारा सिस्टम सराउंडिंग के साथ दो तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है, एनर्जी इंटरेक्शन तो कर ही सकता है, मास इंटरेक्शन भी, मास मतलब मैटर इंटरेक्शन, है ना। जैसे हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी क्या है, एक ओपन सिस्टम है, एनर्जी भी इंटरेक्शन हो रहा है, खाना खाते हुए हीट रिलीज होती है, काम करती है बॉडी, तो एनर्जी इंटरेक्शन भी हो रहा है। साथ में हम खाना खाते हैं, यानी मैटर अंदर जाता है और मैटर बाहर जाता है, राइट। ऐसे कई सारे सिस्टम हैं जो ओपन, इनको कहा जाता है ओपन सिस्टम। अगर हमारा सिस्टम मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन करता है उसे ओपन सिस्टम कहते हैं। अगर हमारा सिस्टम सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन करता है, मास का इंटरेक्शन नहीं करता, उसे क्लोज सिस्टम कहते हैं। और अगर हमारा सिस्टम आइसोलेटेड का मतलब किसी प्रकार का इंटरेक्शन ना करना, है ना। जैसे जब कोविड होता था, जब कोविड हुआ था तो उस वक्त पेशेंट्स को आइसोलेट कर दिया जाता था ताकि वो फैले ना। आइसोलेट का मतलब किसी प्रकार के लोगों से कांटेक्ट ना हो, दूसरे लोगों से, राइट। तो आइसोलेशन का मतलब होता है कि किसी प्रकार कांटेक्ट ना हो, यानी सिस्टम अगर आइसोलेटेड है इसका मतलब किसी प्रकार का कांटेक्ट नहीं करेगा सराउंडिंग के साथ, ना एनर्जी का कांटेक्ट करेगा, ना मास का करेगा, ना मैटर का करेगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, प्लीज इनको पढ़ लीजिए, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, अंडरस्टूड। और आइसोलेटेड सिस्टम का परफेक्ट एग्जाम्पल यूनिवर्स होता है। और क्या होता है, थर्मस, वेल इंसुलेटेड थर्मस कंटेनिंग हॉट कॉफी। अब ये समझ जाइए, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। क्लोज सिस्टम, नो मास इंटरेक्शन, ओनली एनर्जी इंटरेक्शन। ओपन, दोनों का इंटरेक्शन, और आइसोलेटेड किसी का इंटरेक्शन नहीं करता। अब बात करेंगे प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है, जैसे कि किसी भी सिस्टम को अगर आप सिस्टम की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, जैसे इंसान भी कई सारे हैं, है ना, और हर इंसान एक दूसरे से अलग है बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, जैसे कि इंसान की हाइट, इंसान का वेट, इंसान का कलर, राइट, या फिर जो भी है ना। उसी प्रकार से और भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप ले सकते हैं, और उन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि यार जैसे क्लास में भी ग्रुप फोटो होती है तो हाइट के बेसिस पे लगाते हैं, तो हाइट वहां कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। क्लास में आपके अगर मार्क्स के बेसिस पे बताते हैं कि यार ये फर्स्ट रैंकर है या सेकंड रैंकर है ना, तो उसी प्रकार से आप किसी बेसिस पे एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कैरेक्टराइज कर सकते हैं, राइट। और उसी को प्रॉपर्टी कहा जाता है। डिटेल में नहीं जाएंगे। अब ये प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव को इंट्रिंसिक भी कहा जाता है। इंटेंसिव का मतलब वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम की जो मास या साइज पे डिपेंड नहीं करती हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, डेंसिटी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो मास या साइज पे डिपेंड करती हैं, राइट, दे आर कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, वॉल्यूम, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और एक और बात, अब आप खुद सोचिए, अगर कोई चीज किसी पे डिपेंड कर रही है और उसी से आप उसे डिवाइड कर दें, है ना, उसी क्वांटिटी से, तो वो क्या बन जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी उस क्वांटिटी से। यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमने कहा वो मास पे डिपेंड करती है, वो सिस्टम के साइज पे डिपेंड करती है।
अगर उसे मास से ही डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगी, वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यानी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी जो पहले से इंटेंसिव नहीं थी उसे हमने बनाया है इंटेंसिव, कैसे, जब हमने उसे मास से डिवाइड किया। तो ऐसी प्रॉपर्टी को इंटेंसिव नहीं कह के उसे कहा जाता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या पर्टिकुलर प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती हैं उन्हें या पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, वो क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास, यानी वो इंटेंसिव तो होती हैं बट उनका एक नाम होता है, उनको स्पेसिफिक या पर्टिकुलर प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको समझना है, जैसे मान लो एक हमारा सिस्टम है, ठीक है, और उस सिस्टम का अपना एक इस सिस्टम का अपना एक मास है, एक वॉल्यूम है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर है। अब इस सिस्टम को हम क्या करें, इस सिस्टम को हम इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। लेट्स डिवाइड दिस। अब आप इसको दो हिस्से में डिवाइड कर देते हैं, दो इक्वल पार्ट में। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने पे वो क्वांटिटी जो सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करने पे या सिस्टम को डिवाइड करने पे अगर वो चेंज होगी तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, और चेंज नहीं होगी तो वो इंटेंसिव होगी। और प्रेशर ले लेते हैं, डेंसिटी के लेते हैं, तो मास ऑब्वियस सी बात है हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, ठीक है। डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m। अब ये मास बाई 2 और ये वेलोसिटी होता है, इट इज नॉट वॉल्यूम, इट इज वेलोसिटी, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो गई, मास भी चेंज हो गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गया, दोनों का, है ना, जब हमने उन्हें डिवाइड किया। यानी ये क्वांटिटी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो गई आपकी, हाफ ऑफ m/2 v²। तो ये सारी चेंज हो गई, लेकिन डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी क्वांटिटी क्या हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, ये सब एक्सटेंसिव हो गई। लेकिन अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू m/2 डिवाइड बाई v/2, जो कि क्या बन जाएगा m/v। डेंसिटी यहां भी मास बाई वॉल्यूम था, यहां भी मास बाई वॉल्यूम है, यानी डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये डेंसिटी क्या हो गई, इंटेंसिव हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, कौन सी एक्सटेंसिव है। बट हम इतना ये सब रिसर्च करते नहीं है अपने एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में रिसर्च नहीं करी जाती। आप सीधे सीधे मैंने आपको सारे प्रॉपर्टीज के नाम बता दिए हैं। जितनी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं वो यही सारी होती हैं, इसके अलावा ना आपके एग्जाम में कोई पूछी जाती है ना आपके आएगी, ठीक है। इनको याद रख लीजिए, सारे नाम हैं यहाँ पे, देख लीजिए। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में जितनी भी प्रकार की एनर्जीज हैं वो सब एक्सटेंसिव होती हैं। लेकिन एक बात है कि अगर आप जैसे एग्जाम्पल, इंटरनल एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी कहें, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी कहें, ठीक है, या स्पेसिफिक एंथैल्पी कहें, तो क्या बताया था आपको मैंने, ये क्या हो जाती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास। तो क्या बन जाएंगी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, स्पेसिफिक हीट। अब ये एक्सटेंसिव नहीं होंगी, ठीक है, ये क्या बन गई, दे ऑल आर इंटेंसिव ना। अब ये इंटेंसिव क्यों, क्योंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड करके बनती हैं, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएंगी, ओके। इसके बाद बात करेंगे स्टेट क्या होता है, व्हाट इज स्टेट। अब देखिए सिंपल डेफिनेशन होती है, स्टेट इज नथिंग बट कंडीशन ऑफ अ सिस्टम, उसको स्टेट कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो सिस्टम अभी एक पॉइंट पे है, उसका प्रेशर अभी 10 बार है, उसका वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे स्टेट 1। स्टेट मतलब कंडीशन, सिस्टम की क्या कंडीशन है। और दूसरी स्टेट मान लो सिस्टम की यहां पर क्या है कि उसका प्रेशर 2 बार है और वॉल्यूम 6 मीटर क्यूब है, ये इसकी दूसरी स्टेट हो गई। तो सिस्टम की किसी भी टाइम पे क्या कंडीशन है उसी को स्टेट कहा जाता है। लेकिन जब सिस्टम अपनी स्टेट को बदलता है तो कैसे बदलता है, एक प्रोसेस करता है। जैसे कि आप जब सुबह उठे तो आपका सर दर्द हो रहा था, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा था, फिर शाम आने तक आपको सैड फील हो रहा था सुबह उठ के, ठीक है, लेकिन शाम आने तक आपने दवा खाई या फिर आपने चाय वगैरह पी, ग्रीन टी वगैरह पी, और शाम आने तक आपका मूड चेंज हो गया, आपका अब सही लग रहा है। यानी सुबह से लेकर शाम तक, सुबह आपकी स्टेट कुछ और थी, शाम को कुछ और स्टेट है, लेकिन सुबह से शाम में ऐसा क्या हुआ, एक प्रोसेस हुआ, आपने आराम किया, दवा खाई, ठीक है, ग्रीन टी पी, योगा करा, ये सब किया और आप ठीक हो गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस। जब सिस्टम अपनी स्टेट को दूसरी स्टेट से चेंज करता है उसे एक प्रोसेस के थ्रू करता है, और प्रोसेस जब भी कोई सिस्टम करता है तो एक पाथ फॉलो करता है, उसे प्रोसेस पाथ कहा जाता है। अ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसेस। जब सिस्टम अपनी स्टेट चेंज करता है उसे प्रोसेस कहते हैं, और जो पाथ फॉलो करता है सिस्टम उसे प्रोसेस पाथ कहा जाता है।
प्रोसेस क्वाजी स्टैटिक भी हो सकता है, नॉन क्वाजी स्टैटिक भी हो सकते हैं, प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। जैसे यहां पर आप देखेंगे सिस्टम 1 से 2 जा रहा है तो उसे प्रोसेस कहेंगे, लेकिन अगर वो पाथ ले रहा है 1 से 2 जाने के लिए पाथ ए, तो उसको बोलेंगे 1A2 क्या हो गया, प्रोसेस पाथ हो गया। उसी प्रकार से मान लेते हैं सिस्टम 1 से 2 जाने के लिए एक दूसरा रास्ता भी ले सकता है, ऐसे भी आ सकता है, पाथ बी भी ले सकता है। तो प्रोसेस अभी भी क्या हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, लेकिन पाथ 1B2 हो गया। अब सेकेंड प्रोसेस पाथ हो गया, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए ही आप जैसे आप अपने जैसे मान लो अपने ऑफिस से अपने घर जा रहे हैं, ठीक है, और फिर घर से ऑफिस आ रहे हैं, तो ऑफिस से घर जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। अगर आप ऑफिस से घर जा रहे हैं तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो एक ही है, लेकिन रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पाथ अलग अलग हो सकते हैं, और आपके जो इनिशियल फाइनल पॉइंट से बिटवीन टू सेम इनिशियल फाइनल पॉइंट देयर कैन बी डिफरेंट पाथ, राइट। तो प्रोसेस पाथ समझ में आ गया। अब एक होता है थर्मोडायनामिक साइकिल। थर्मोडायनामिक साइकिल क्या होता है, सीरीज ऑफ प्रोसेसेस कैरिड बाय सिस्टम सच दैट सिस्टम रिटर्न्स टू ओरिजिनल स्टेट, यानी जहां से सिस्टम चला था, मान लो यहां से चला, इनिशियल स्टेट ये थी, फाइनल स्टेट ये है, ठीक है। ये तो सिस्टम ने क्या किया, 1 से 2 एक प्रोसेस किया पाथ ए के थ्रू, और वापस 2 से 1 आ गया दूसरे पाथ से। तो यहां पर 1A 2B1 ये क्या कहलाएगा कि इनिशियल जो उसकी इनिशियल स्टेट थी जहां से वो चला था वहीं पर वापस आ गया दूसरे पाथ से, तो उसको क्या बोला जाएगा, साइकिल कहा जाएगा। अब साइकिल क्या हो सकती है, साइकिल जो होती है वो कई देखिए साइकिल कई प्रकार, जैसे सिस्टम एक साइकिल के अंदर कितने प्रोसेस हो सकते हैं, जैसे कि यहां पर आपने देखा कि साइकिल के अंदर 1 से 2 और 2 से 1 आपके, ये भी एक साइकिल है, ये भी एक साइकिल है, ठीक है। अ साइकिल कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 2 प्रोसेस, लेकिन मिनिमम 2 प्रोसेस होने चाहिए एक साइकिल के अंदर, मिनिमम 2 प्रोसेस, 2 प्रोसेस तो होने ही चाहिए एक साइकिल को होने के लिए, लेकिन 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ये भी साइकिल है और ये भी साइकिल है, 1 से 2 गए आप, फिर 2 से 3 गए और फिर वापस 3 से 1 आ गए, तो ये भी क्या है आपका, ये भी एक साइकिल हो गई। एक साइकिल के अंदर 3 प्रोसेस भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए और फिर ऐसे आ गए, 1 2 3 4 1, तो यहां पर 4 प्रोसेस हो गए, ठीक है। ये भी साइकिल है, कितने प्रोसेस हो गए, 4 हो गए। ऐसे 5 हो सकते हैं, तो कितने भी प्रोसेस हो सकते हैं साइकिल के अंदर। बट साइकिल होती क्या है कि जहां से आप चले हो, जैसे 1 से चले 1 2 1, ठीक है। अब रास्ते में आपने ए बी क्या है, ये पाथ हो गया, तो आप इसको लिख सकते हो पाथ के साथ 1A 2B1, ठीक है। अगर आप सिर्फ पॉइंट्स को लिखते हो तो 1 से 2 गए और फिर 2 से 1 आ गए, यानी जो इनिशियल पॉइंट है, जो इनिशियल स्टेट है वही फाइनल स्टेट होनी चाहिए, और सब में देखो यही हो रहा है, द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट इज सेम, तब उसे साइकिल कहा जाएगा, ओके। अब ये जो प्रोसेस होते हैं, मैंने आपसे कहा था कि ये 2 प्रकार से हो सकते हैं, दे कैन बी क्वाजी स्टैटिक और नॉन क्वाजी स्टैटिक, दे कैन बी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो क्वाजी स्टैटिक को क्वाजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस भी कहा जाता है। क्वाजी स्टैटिक का मतलब होता है प्रोसेस विच इज वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ही स्लो प्रोसेस, प्रोसेस जो बहुत धीरे धीरे होता है, इन्फिनाइटली स्लो प्रोसेस। और क्वाजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इंटरमीडिएट स्टेट्स जो हो, इंटरमीडिएट स्टेट्स क्या होती हैं, बीच की स्टेट, यानी कि ऑब्वियस ही बात है, आप इनिशियल से फाइनल स्टेट, एक होती इनिशियल स्टेट, एक होती फाइनल स्टेट, लेकिन बीच में भी कुछ स्टेट्स होती हैं, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक इंसान है जो 2020 में उसके पास 1 लाख रुपए थे, ठीक है, और 2025 में आते आते उसने कुछ मेहनत करी, अपना कुछ किया, और 1 लाख की जगह से 10 लाख हो गए, राइट। जो भी करी, अपनी जॉब चेंज करी या जो भी, अपने गवर्नमेंट एग्जाम निकाल लिया, ठीक है। तो आप 2020 से 25 में, आप 2020 में उसकी स्टेट कुछ और थी, 25 में कुछ और है, लेकिन उसके बीच में भी तो कुछ स्टेट आएंगी ना, उनको क्या बोला जाएगा, इंटरमीडिएट स्टेट्स, ओके, जिन पे हम ध्यान नहीं देते, वो भी होती हैं, ऑब्वियस सी बात है।
तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इंटरमीडिएट स्टेट यानी जो बीच के स्टेट्स हो वो क्या हो, आर इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। किसमें हो वो, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसके बारे में बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाजी इक्विलिब्रियम। वैसे दोनों एक ही चीज होती हैं, जो क्वाजी स्टैटिक होगा वो क्वाजी इक्विलिब्रियम होगा। द प्रोसेस विच ऑकर्स वेरी स्लो इज कॉल्ड क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। और एक प्रेशर एंड वॉल्यूम के डायग्राम पे एक क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस को हम ज्वाइंट लाइन से शो करते हैं। ज्वाइंट मतलब एक सॉलिड लाइन से शो करते हैं, ओके। और अगर हम उनको सॉलिड लाइन से शो नहीं कर पाते हैं तो वो क्या होगा, नॉन क्वाजी स्टैटिक होगा। नॉन क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस जो होते हैं उनको हम ज्वाइंट लाइन से क्यों नहीं शो करते, डॉटेड लाइन से शो करते हैं। डॉटेड लाइन से क्यों, क्योंकि उसमें इंटरमीडिएट स्टेट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं होती। A process which is non-quasi-static is called non-quasi-static process and it is shown by dotted line. लेकिन जो quasi-static process होता है उसे joint line से शो करते हैं, क्योंकि उसमें इंटरमीडिएट स्टेट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती हैं। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तब कहते हैं जब वो तीन इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करता है। यहां पर मैंडेटरी है कि वो तीनों इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करे। जैसे कहते हैं नहीं, किसी एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको CBT 1 और CBT 2 दोनों को क्लियर करना पड़ेगा, तब आप SSCG एग्जाम क्लियर करोगे। उसी प्रकार से कोई और एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, IAS का, उसमें आपको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों क्रैक करना पड़ेगा, तब आप क्लियर माने जाओगे, है ना। उसी प्रकार से थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तब माना जाएगा जब थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, ये तीनों इक्विलिब्रियम सिस्टम सेटिस्फाई करेगा, तब उसे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर आपके सिस्टम के अलग अलग पॉइंट्स पे टेम्परेचर सेम हो जाता है तो उसे थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे, यानी इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर हर पॉइंट पे सेम हो। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब प्रेशर या फोर्स हर पॉइंट पे सिस्टम के सेम हो तो उसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे, यानी अनबैलेंस फोर्सेस नहीं होने चाहिए। और केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि किसी प्रकार के केमिकल रिएक्शन होने की संभावना, पॉसिबिलिटी ना हो, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ऐसे कंडीशन, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, मतलब एक स्टेबल पोजीशन में पहुंच जाना, राइट। तो अगर थर्मल, मैकेनिकल, केमिकल इक्विलिब्रियम तीनों सेटिस्फाई करेगा, ये तीनों इक्विलिब्रियम होंगे, तब कंबाइंड कहा जाएगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, जैसे कि पेड़ का बढ़ना, बालों का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, हमारे नेल्स का बढ़ना, ये सब क्या है, एक रियल एग्जाम्पल कह सकते हैं क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस के। अब क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस के अलावा हम पढ़ते हैं रिवर्सल प्रोसेस। रिवर्सल प्रोसेस क्या होता है, ये सबसे एफिशिएंट प्रोसेस होता है, मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस, और इसके बारे में भी हमें पढ़ना जरूरी है। सबसे एफिशिएंट प्रोसेस होता है क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस। अ प्रोसेस सेड टू बी रिवर्सल प्रोसेस इफ द सिस्टम कैन बी ब्रॉट बैक टू इनिशियल स्टेट फॉलोइंग एग्जैक्टली द सेम पाथ एज इन द फॉरवर्ड प्रोसेस विथ नो चेंज इन सराउंडिंग। अब आप कहोगे सर ऐसा ही कुछ तो आपने साइकिल के लिए बताया था, साइकिल के लिए बताया था कि जहां से आप चले हो सर वहां पे वापस आ जाओ तो उसे साइकिल कहेंगे। इसको साइकिल कहेंगे ना, मतलब आपका जो इनिशियल पॉइंट था उसी पॉइंट पे वापस आ जा रहे हैं, लेकिन पाथ जो है वो अलग अलग है। दिस इज अ साइकिल 1A 2B1, दिस इज अ साइकिल। बट जो रिवर्सल प्रोसेस है, राइट, जिसको मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे आपका ये स्टेट 1 था, इनिशियल स्टेट है, ये आपका स्टेट 2 है, लेकिन आप जो इनिशियल स्टेट था उस पर वापस तो आ रहे हैं। आपने जो पाथ चुना, आपने 1 से 2 आने के लिए जो पाथ चुना उसे पाथ A कहेंगे, फॉरवर्ड पाथ। और वापस आप जिस पॉइंट पे जा रहे हैं 1 पे जा रहे हैं, लेकिन आपने यू आर नॉट टेकिंग अ डिफरेंट पाथ, आप वही पाथ ले रहे हैं जो फॉरवर्ड पाथ रास्ते, मतलब जो 1 से 2 आने के लिए पाथ लिया था वही पाथ आप ले रहे हैं 2 से 1 जाने के लिए। यू आर नॉट टेकिंग अ डिफरेंट पाथ, ठीक है। तो जो पाथ A है वही पाथ B है। सच अ प्रोसेस कॉल्ड रिवर्सिबल, नो। इसमें भी क्या होना चाहिए कि सराउंडिंग जो है, जो ये सब आप कर रहे हैं उससे सराउंडिंग पे कोई चेंज नहीं आना चाहिए। देयर शुड बी नो इफेक्ट ऑन सराउंडिंग ड्यूरिंग अ रिवर्सल प्रोसेस, ओके। और अगर प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है तो वो क्या होगा, इररिवर्सिबल होगा। दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट टेक वन ब्लैंक स्लाइड। कुछ चीजें होती हैं जो कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। या देखिए, अ रिवर्सिबल प्रोसेस, जो रिवर्सल प्रोसेस होता है,
अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज क्वाजी स्टैटिक। जो रिवर्सल प्रोसेस होता है वो हमेशा क्वाजी स्टैटिक होता है या क्वाजी इक्विलिब्रियम होता है, याद रखिएगा। अ क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस may or may not be और कैन नॉट बी रिवर्सिबल, यानी वो रिवर्सिबल हो भी सकता है, मे कहना सही नहीं होगा, कैन कहना सही होगा, कैन और कैन नॉट बी रिवर्सिबल, यानी रिवर्सिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अ फ्रिक्शनलेस क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस, अगर एक क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस है जिसमें फ्रिक्शन ना हो, अ फ्रिक्शनलेस क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस यानी एक ऐसा प्रोसेस जो बहुत ही धीरे धीरे किया जा रहा हो, इंटरमीडिएट स्टेट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में हो, राइट, और उसमें फ्रिक्शन भी ना हो, ऐसा प्रोसेस क्या होता है, इज रिवर्सिबल, वो डेफिनेटली रिवर्सिबल होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब पढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आइडियल गैस का कहने का मतलब ही यही है कि गैस ऑब्वियस सी बात है आइडियल यानी कि कुछ एजम्पशंस को फॉलो करेगी, क्योंकि रियल में गैस तो कुछ और ही होगी, राइट। तो आइडियल गैस क्या है, रियल गैस, एक ऐसी रियल गैस जो कुछ एजम्पशंस को फॉलो करती है, उसे हम आइडियल गैस कहते हैं। अब वो कौन से एजम्पशंस होते हैं, देखिए वैसे तो आप जानते हैं कि गैस मॉलिक्यूल के अंदर काफी गैप होता है मॉलिक्यूल के बीच में, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, लेकिन आइडियल गैस वो गैस है जिसमें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, उसे नेग्लेक्ट मान लिया जाता है, नेग्लिजिबल मान लिया जाता है, यानी हम मानते ही नहीं कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये पहला असम्पशन मानते हैं हम लोग, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आइडियल गैस इज नेग्लिजिबल। दूसरा, आपकी जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट मास मॉलिक्यूल होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं। और ये आपका मान लो एक सिस्टम है, ठीक है। अब एक सिस्टम के कंपैरिजन में आइडियल गैस के मॉलिक्यूल को देखोगे तो बहुत छोटे छोटे हैं, और अगर इनका वॉल्यूम देखो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, सारे मॉलिक्यूल को एक साथ देखें तो इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं, बहुत ही कम, यानी वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस जो है वो बहुत ही कम है, इट्स वेरी लेस देन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, जिस सिस्टम में वो रखे गए हैं, राइट। इतना कम है कि हम उसे क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, उसे भी नेग्लिजिबल मान, यानी दो एजम्पशंस हम फॉलो करते हैं, ठीक है। अभी आइडियल गैस इक्वेशन होती क्या है, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू mRT। इस आइडियल गैस इक्वेशन में P को बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होगा आपका। इट इज अ सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है, किसी भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस से जब हम प्रेशर को मेजर करते हैं उसे गेज प्रेशर कहते हैं, जैसे कि प्रेशर गेज हो गया, मैनोमीटर हो गया, राइट, प्रेशर ट्रांसड्यूसर हो गया। किसी भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस से अगर आप प्रेशर मेजर करते हैं उसे प्रेशर गेज कहा जाता है, और उस प्रेशर उससे जो प्रेशर आता है उसे गेज प्रेशर कहते हैं। गेज प्रेशर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में तो आप जानते हैं, राइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू भी जानते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.013 बार, राइट। V वॉल्यूम है, M मास है, R क्या होता है, R इसमें कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है, जिसको सिर्फ गैस कांस्टेंट भी कह सकते हैं, और ये इसकी वैल्यू होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसको मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.314, ओके, किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। एक और चीज है कि किसी भी रियल गैस को आइडियल गैस हम तब मानते हैं जब वो कुछ कंडीशन फॉलो करता है, और वो कंडीशन क्या है, दो ये कंडीशन है, एक होता है लो प्रेशर, दूसरा है हाई टेम्परेचर। एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह तब बिहेव करता है, रियल गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस एट दिस टू कंडीशन, दो कंडीशंस होती हैं, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ओके। तो ये हो गया आपका आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू mRT। इसमें R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं, कि जो गैस कांस्टेंट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, यानी मॉलिक्यूलर वेट आपका, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट हो गया आपका 32, ठीक है, नाइट्रोजन का हो गया मॉलिक्यूलर वेट 28, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया 44। तो अगर आपसे पूछें किस गैस
किस गैस के लिए आपका गैस कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? किसके लिए सबसे ज्यादा होगी? जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा। तो गैस कांस्टेंट सबसे ज्यादा किसका होगा? नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि ये आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। अब एक चीज और है कि अगर इनको हम इस तरीके से लिख दें, आर को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाय मॉलिक्यूलर वेट और यहां रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू, इनका जो रेशियो होता है मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ मोल्स। n इज इक्वल टू क्या होता है? m बाय m। ओके, तो यहां से इक्वेशन ये भी आ जाती है PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज ऑल्सो आइडियल गैस इक्वेशन, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आइडियल गैस इक्वेशन दी गई है, ये बहुत ही रिसर्च करके दी गई है और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर रिसर्च करके दी गई है। और इस माइक्रोस्कोपिक स्टडी को कहा जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कहा जाता है पोस्टुलेट्स। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर ये हैं जो आपके सामने लिखे गए हैं। द फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूल इन द गैस आर स्मॉल एंड वेरी फार अपार्ट। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं और दूर दूर होते हैं, दे आर फार अपार्ट। मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम विच अ गैस ऑक्युपाइज एम्प्टी स्पेस। यानी आइडियल गैस इक्वेशन में भी आपने देखा कि हमने क्या माना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एंड जो वॉल्यूम है वो भी नेग्लिजिबल है। ये कहां से आता है? ये सारी की सारी स्टडी के ऊपर आता है, ऐसे नहीं दे दिया किसी ने assumption, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं यहां भी लिखा गया है कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम विच अ गैस ऑक्युपाइज एम्प्टी स्पेस, यानी इनका जो वॉल्यूम है बहुत ही कम है, राइट। गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन and they are moving in one direction as another. Molecules can collide with each other, यानी जो molecules हैं वो collide करते हैं एक दूसरे से, and with also with the walls of container, यानी जो गैस रखी गए हैं, गैस के molecules होते हैं वो collide करते हैं एक दूसरे से, collision करते हैं और कंटेनर के साथ भी collision करते हैं। ये आपके कंटेनर की जो वॉल है इसके साथ भी collision करते हैं। और जब ये collision होता है तो इसकी वजह से मोमेंटम ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से प्रेशर होता है। इसकी वजह से गैस में प्रेशर आता है। प्रेशर इज ड्यू टू मोमेंटम ट्रांसफर, मोमेंटम ट्रांसफर ड्यू टू कोलिजन। तो जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है ड्यू टू कोलिजन ऑफ द गैस विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, दैट इज अ रीजन फॉर प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। व्हेन कोलिजन ऑकर्ड द मॉलिक्यूल्स लूज नो काइनेटिक एनर्जी। जब कोलिजन होता है इन गैस के मॉलिक्यूल के बीच में तो उनमें किसी प्रकार के काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता और इसीलिए इन कोलिजन को परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वो होता है, आप लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। मॉलिक्यूल एक्सर्ट नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स ऑन अनदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ कोलिजन। बिटवीन कोलिजन दे मूव इन स्ट्रेट लाइन। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सिर्फ पोस्टुलेट्स नहीं मिलते हैं, कुछ और भी चीजें मिलती हैं। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? जैसे कि फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें यह पता चलता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल की, दैट इज इक्वल टू 3/2 n kb into t। यहां पर kb को कहा जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एंड रिमाइंडेड, दिस इज नॉट स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो आप रेडिएशन में पढ़ते हैं, हीट ट्रांसफर में, दैट इज डिफरेंट थिंग। और ये डिफरेंट है, इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है। और इसकी वैल्यू होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आप जानते हैं 6.023 10^23 होती है। और केबी की जो वैल्यू होती है अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट इट इज 1.38 10^-24 ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया। अब यहां से एक चीज समझ में आती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों? क्योंकि ये केल्विन में होता है और केल्विन टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एक चीज और समझ में आती है कि जो प्रेशर होता है गैस मॉलिक्यूल का, दैट इज 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लॉज की। गैस के लॉज हैं और वो परफेक्ट गैस के लिए दिए गए हैं। परफेक्ट गैस क्या होती है? परफेक्ट गैस आइडियल गैस ही होती है जिसकी स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती है, कांस्टेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ऐसी गैस को परफेक्ट गैस कहा जाता है। अभी डिफरेंट गैस लॉज हैं। सबसे पहले है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ रॉबर्ट बॉयल ने दिया था 1662 में, और ये कहते हैं कि जो सिंपल इनका बॉयल्स लॉ कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रेशर होता है गैस का, वो वॉल्यूम के साथ इनवर्सली रिलेटेड होता है। दे आर इनवर्सली रिलेटेड, प्रेशर वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और इससे हमें एक इक्वेशन निकलती है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, और ये जो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट इक्वेशन एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है।
और इसीलिए अगर आप इसको प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कर्व आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। और इसी कारण से जो बॉयल्स लॉ ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, ये लॉ दिया है, इट इज गिवन फॉर अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के लिए दिया है जिसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, या फिर आप इसको हाइपरबोलिक प्रोसेस भी कहते हैं। ये एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है जो आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर, इसलिए इसको आइसोथर्मल या हाइपरबोलिक प्रोसेस भी कहते हैं। दूसरा है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्यों दिया गया है? चार्ल्स लॉ इज गिवन फॉर कांस्टेंट प्रेशर। ये लॉ दिया था एसी चार्ल्स ने, ये सब याद नहीं रखना, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है गैस मॉलिक्यूल का वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। और ये जो आइडियल गैस आप देख रहे हैं, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अगर हमारी वॉल्यूम और टेम्परेचर पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। और अगर कोई गैस है जो अपनी स्टेट को 1 से 2 चेंज कर रही है, तो ऐसे में आपकी आइडियल गैस इक्वेशन हो जाती है कांस्टेंट प्रेशर के लिए V1/T1 = V2/T2। एक और स्टेटमेंट होता है चार्ल्स लॉ का, ऑल द परफेक्ट गैसेस चेंज इन वॉल्यूम बाय 1/273 of its original volume at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius change in temperature at constant pressure। ये थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रूफ वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट आ जाता है चार्ल्स लॉ का, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेनली ये इंपॉर्टेंट है, बट ये वाला स्टेटमेंट भी ध्यान रखना है। हाँ, चार्ल्स लॉ कांस्टेंट प्रेशर के लिए दिया गया, बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। एक और लॉ है गे-लुसाक लॉ या गे-लुसाक इक्वेशन, ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए दिया गया है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर जो होता है, एंड नॉट जस्ट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर जो है गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। और अगर हम किसी गैस को कहें कि वो अपना स्टेट 1 से 2 चेंज कर रहा है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो उसकी आइडियल गैस इक्वेशन हो जाती है वो ये हो जाती है P1/T1 = P2/T2। ठीक है, तो ये गे-लुसाक लॉ। जूल्स लॉ क्या कहता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इसको U से डिनोट किया जाता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज जूल्स लॉ। ठीक है, और यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है du = mc/dt। यहाँ पे m मास है, c स्पेसिफिक हीट है, तो ये आपका जूल्स लॉ हो गया। फिर आता है अवोगाड्रो लॉ। अवोगाड्रो लॉ सिंपली क्या कहता है कि स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर प्रेशर। अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर पे देखें तो जितनी भी गैसेस होती हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स होता है। यानी अगर मान लो एक कंटेनर है और उसके अंदर मान लो हम कह रहे हैं 100 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो 100 मॉलिक्यूल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, बताइए। अगर उनको सेम टेम्परेचर प्रेशर पे देखें तो उतना ही वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करेंगे जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। जैसे कि एक सीट है, उस पर मैं बैठा हूं तो कितनी जगह घेरूंगा मैं? जितना मेरा एरिया होगा, राइट, या जितने मेरे मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट, उतने में ही मैं ऑक्यूपाई करूंगा, उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करूंगा। जितना बच जाएगा या जितना मॉलिक्यूल्स का मतलब जितना मेरा साइज है, राइट। तो उसी प्रकार से अगर सेम प्रेशर टेम्परेचर पे हम देखते हैं कि आपके कंटेनर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। ये तो हो गया अवोगाड्रो लॉ। लेकिन अवोगाड्रो के साथ उन्होंने एक अवोगाड्रो हाइपोथेसिस भी दी। अब हाइपोथेसिस का मतलब होता है एजम्पशन, यानी कि अवोगाड्रो लॉ तो एकदम श्योर शॉर्ट बात हो जाती है, एक लॉ है। हाइपोथेसिस मतलब एक एजम्पशन हो गया, और वो एजम्पशन क्या बोला कि अगर ये दोनों बात सही है जो अवोगाड्रो लॉ में बोली गई हैं, तो ये भी बात सही होगी। क्या? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव सेम मॉलिक्यूलर वेट, यानी अगर गैस का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, तो उनका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा। ओके, मतलब दिस इज अ हाइपोथेसिस, अवोगाड्रो हाइपोथेसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक होता है डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ सिंपली कहता है कि अगर मान लो एक कंटेनर है, उसके अंदर कोई गैस मॉलिक्यूल है और उनका प्रेशर आपको पता है, दूसरा कंटेनर है, उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल, उनका प्रेशर आपको पता है, तो अगर दोनों गैसेस को अगर मिला दिया जाए एक तीसरे कंटेनर में, तो उनका प्रेशर क्या हो जाएगा? दोनों के गैस के प्रेशर का सम हो जाएगा। सिंपल। स्टेट दैट टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इट्स कंपोनेंट, जिसको डाल्टन्स लॉ कहते हैं। और इसी लॉ से मिलता जुलता है एमेगेट्स लॉ। एमेगेट्स लॉ जो चीज प्रेशर के बारे में डाल्टन्स लॉ कहता है, वॉल्यूम के बारे में वही चीज एमेगेट्स लॉ कहता है। एमेगेट्स लॉ कहता है कि अगर हम मान लेते हैं एक कंटेनर के अंदर कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं और उनका कुछ वॉल्यूम है, दूसरे कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल है, उनका कुछ वॉल्यूम है, तो अगर हम उन दोनों को मिला देते हैं तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? दोनों का सम हो जाएगा। सिंपल, दैट इज योर एमेगेट्स लॉ। अब हम बात करें कुछ थर्मोडायनामिक प्रोसेस की।
अभी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टोटल 5 हैं। सबसे पहले है आइसोबैरिक, आइसोपीस्टिक जिसको कहते हैं, इसको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कहते हैं। इसको प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका दिस इज योर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको इस तरीके से। और वहीं पर दूसरा है आइसोकोरिक, जिसको आइसोवॉल्यूमेट्रिक, आइसोमेट्रिक या कांस्टेंट वॉल्यूम कहा जाता है। इसको हम इस तरीके से प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज योर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसके बाद आता है आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसको हाइपरबोलिक प्रोसेस भी कहा जाता है, ठीक है, या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस कहा जाता है। और आप जानते हैं प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन से इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। और एक और बात कि आइसोथर्मल प्रोसेस एक रिवर्सल प्रोसेस होता है और प्रैक्टिकली इसको करना है तो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। जितने भी फेज चेंज प्रोसेस आप पढ़ते हैं, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, वो सारे के सारे कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होते हैं और वो रिवर्सल प्रोसेस होते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इसकी खुद की एक इक्वेशन होती है, ये पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पर गामा को एडियाबैटिक इंडेक्स कहते हैं, जो कि सीपी बाई सीवी का रेशियो होता है। सीपी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता। और प्रैक्टिकली अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आपको इंसुलेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर इस प्रोसेस को बहुत ही फास्ट करना पड़ेगा प्रैक्टिकली, ओके। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, पीवी पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। एन को पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स कहते हैं। रियल प्रोसेस जो होते हैं, रियलिटी में एन की वैल्यू जो होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होती है। लेकिन थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए थर्मोडायनेमिक्स में आप ये पढ़ते हैं कि जो एन की वैल्यू है 1 से बड़ी होती है और गामा से छोटी होती है। गामा मतलब एडियाबैटिक इंडेक्स। अब हम बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन फॉर डिफरेंट प्रोसेस। अलग अलग प्रोसेस जो आपने भी देखे उनके लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। एक जनरल आइडियल गैस इक्वेशन आपकी ये होती है, अगर मान लो किसी गैस का मास सेम है तो उसका गैस कांस्टेंट भी सेम होगा, क्योंकि गैस कांस्टेंट तो गैस के मास पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। तो ऐसे कंडीशन में उसकी इक्वेशन बन जाती है पीवी इज इक्वल टू सी इंटू डी। सी क्या है, कांस्टेंट है, यानी पीवी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट कह सकते हैं अगर किसी गैस का मास सेम है। और तो उस कंडीशन में अगर मान लो वो गैस अपनी स्टेट को बदलता है 1 से 2, तो क्या हो जाएगा आपका, और उसका प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, तो उस कंडीशन में जनरल इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी, ठीक है, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2, ठीक है। अगर गैस सेम है, उसका मास सेम है, तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन हो जाएगी आइडियल गैस की। ये एक जनरल इक्वेशन हो जाती है उस गैस की जिसका जो अपनी स्टेट को 1 से 2 चेंज करता है और उसका मास सेम हो। लेकिन अगर उसका प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी आपकी आइडियल गैस इक्वेशन फॉर कांस्टेंट प्रेशर। अगर वॉल्यूम सेम है तो ये इक्वेशन हो जाएगी, अगर टेम्परेचर सेम है तो ये इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, या P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। ये तो हो गया बहुत ईजी, ठीक है, ये हमने पढ़ भी लिया। लेकिन एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की आइडियल गैस इक्वेशन डिफरेंट होती है, वो इस चीज को फॉलो नहीं करती। एडियाबैटिक प्रोसेस की पहली इक्वेशन क्या होती है, ये P1 V1 पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पावर गामा, एक ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। दूसरी होती है टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 पावर गामा माइनस 1 बाई गामा, एक ये इक्वेशन हो गई आपकी, ठीक है। और एक होती है टेम्परेचर वॉल्यूम के फॉर्म में T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 पावर गामा माइनस 1। ये होती है 3 इक्वेशंस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। 3 अपनी अपनी इक्वेशंस हैं, तीनों एक प्रेशर वॉल्यूम के बीच में, एक टेम्परेचर प्रेशर और एक टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में। अब सवाल है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की आइडियल गैस इक्वेशन कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है, जहां जहां गामा की वैल्यू है वहां पर अगर आप n रख दें तो वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की आइडियल गैस इक्वेशन बन जाती है। जैसे कि गामा की जगह अगर n रख दें तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की पहली इक्वेशन हो गई, कि दूसरी और ये तीसरी, ओके। अब हम यहां पर बात करेंगे स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एडियाबैटिक कर्व और पीवी डायग्राम। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे अगर आप ये देखना चाहते हैं किसी भी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर का स्लोप क्या होता है। स्लोप मतलब जैसे डी वाई और एक्स के बीच में, ठीक है, अगर आप उसका स्लोप देखेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, सिंपल। उसी प्रकार से प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे अगर उसका स्लोप पूछा जाए तो क्या होगा, डीपी बाई डीवी हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। अगर उस स्लोप को कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए देखें तो वो हो जाता है माइनस पी बाई वी इंटू 1 या माइनस पी बाई वी, सिंपल।
एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हो जाता है गामा टाइम्स माइनस पी बाई वी, और पॉलीट्रॉपिक के लिए होता है एन टाइम्स माइनस पी बाई वी। अब आप जानते हैं अच्छी तरीके से, मैंने बताया था कि n की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, गामा से छोटी होती है, राइट। उस बेसिस पे अगर आप तीनों में देखें, तीनों के स्लोप में देखें, तो तीनों में ये चीज कॉमन है, माइनस पी बाई वी माइनस पी बाई वी माइनस पी बाई वी। डिफरेंट क्या है? 1 गामा एन एन। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशन होता है आपके इनके बीच में, इस बेसिस पे हम कह सकते हैं किसका स्लोप ज्यादा होगा। मैक्सिमम स्लोप आपका एडियाबेटिक प्रोसेस का होगा, फिर पॉलीट्रॉपिक, सबसे कम स्लोप आइसोथर्मल का होता है। अब इस बेसिस पे आप जानते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे आप कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर को तो आप बना लेते हैं इजीली, राइट। जैसे कांस्टेंट प्रेशर को कैसे दिखाएंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन से, कांस्टेंट वॉल्यूम को वर्टिकल लाइन से, और आइसोथर्मल को एक इस तरह से हाइपरबोला की इक्वेशन दिखाएंगे ऐसे, है ना। ये हो गया, ये हो गया आपका कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया। तो अब सवाल ये है कि मुझे अगर ये दिखाना हो कि पॉलीट्रॉपिक और एडियाबेटिक कैसे दिखा जाएंगे, तो आपको पता है कि इनका जो स्लोप होता है पॉलीट्रॉपिक का आइसोथर्मल से ज्यादा होता है और एडियाबेटिक का पॉलीट्रॉपिक ज्यादा होता है। तो इस बेसिस पे अगर ये लाइन आपकी कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है, तो ये क्या हो जाएगी? पॉलीट्रॉपिक, और ये एडियाबेटिक हो जाएगी। तो इस तरीके से पांचों प्रोसेस को सिंगल डायग्राम पे दिखा सकते हैं। लेकिन ये जो डायग्राम है ये एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए बनाया गया है। एक्सपेंशन वो प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर डिक्रीज होता है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ऐसे प्रोसेस को एक्सपेंशन प्रोसेस कहते हैं, जो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। कंप्रेशन प्रोसेस वो होता है जिसमें प्रेशर इंक्रीज होता है और वॉल्यूम डिक्रीज होता है। और यहां पर ये कहानी थोड़ी सी बदलेगी, मतलब डायग्राम कैसे दिखेगा वो बदल जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम वर्टिकल लाइन, कांस्टेंट प्रेशर हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे। कांस्टेंट टेम्परेचर ये ऐसा कर्व हो जाएगा। अब पॉलीट्रॉपिक और एडियाबेटिक का कर्व जो होगा वो ज्यादा स्लोप का होगा। तो पॉलीट्रॉपिक क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टेम्परेचर ये है तो पॉलीट्रॉपिक ये हो जाएगा और ये एडियाबेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। एक और तरीका है कि अगर आप तीनों ये देख सकते हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक नेचुरल प्रोसेस होता है, और उसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर कांस्टेंट प्रेशर भी आता है, कांस्टेंट टेम्परेचर भी आता है आपका, और कांस्टेंट वॉल्यूम भी आता है। ये कैसे कह सकते हैं? अगर इसको देखें तो ये क्या है? एन को बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। और इस पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू को थोड़ा सा इसके साथ अगर हम एक्सचेंज करते हैं, खेलते हैं, जैसे एन की वैल्यू 0 रख दें इस इक्वेशन में, तो यही पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बन जाता है आइसोबैरिक प्रोसेस। अगर एन की वैल्यू 1 रख दें, 0 रख दें, तो ये कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। एन की वैल्यू 1 रख दें तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टेम्परेचर बन जाएगा। गामा रख दें तो ये एडियाबेटिक बन गया। एन रख दें तो ये पॉलीट्रॉपिक ही रहेगा। और अगर एन की वैल्यू इन्फिनिटी रख दें तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बन जाता है। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि आप एक ही डायग्राम पे चाहें तो एक्सपेंशन कंप्रेशन के लिए इनको प्लॉट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले हमने किया था वैसे यहाँ भी कर सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। जैसे कंप्रेशन प्रोसेस के लिए जिसमें प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम कम होता है, अगर कांस्टेंट प्रेशर ये है n इज इक्वल टू 0 और कांस्टेंट वॉल्यूम n इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा? n इज इक्वल टू 1। अब सवाल है पॉलीट्रॉपिक एडियाबेटिक कहाँ आएगा? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड एडियाबेटिक इंडेक्स इज ग्रेटर देन n, तो ये क्या होगा? ये n हो जाएगा और ये गामा हो जाएगा। ये तो हो गया कंप्रेशन के लिए। एक्सपेंशन के लिए अगर ये n इज इक्वल टू 0 है, ये n इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो ये 1 n और ये गामा हो गया। यानी एक ही डायग्राम पे, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे पांचों प्रोसेस को बना सकते हैं। बात करेंगे नॉन फ्लो वर्क क्या होता है। देखिए क्लोज सिस्टम वर्क को ही नॉन फ्लो वर्क कहा जाता है और उसको बाउंड्री वर्क भी कहते हैं, ठीक है। वर्क कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन क्लोज सिस्टम वर्क को नॉन फ्लो वर्क क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉन फ्लो का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास का फ्लो ना हो, सिर्फ एनर्जी का फ्लो हो। तो आप जानते हैं ये कौन सा सिस्टम होता है? दैट इज क्लोज सिस्टम। नॉन फ्लो वर्क मतलब क्लोज सिस्टम वर्क। अब एक क्लोज सिस्टम कैसे वर्क करेगा? क्लोज सिस्टम एक जगह उसका मास एक्सचेंज तो नहीं करेगा, तो उसकी जो बाउंड्री होती है उसके डिस्प्लेसमेंट से क्लोज सिस्टम वर्क होता है, इसीलिए इसको बाउंड्री वर्क भी कहा जाता है। नॉन फ्लो वर्क इज बाउंड्री वर्क एज इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिस्टम बाउंड्री हैविंग फिक्स्ड मास ऑफ गैस, इसीलिए इसको नॉन फ्लो वर्क को बाउंड्री वर्क भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ पीडीवी, जहां पर आप जानते हैं प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और डीवी क्या हो गया? चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कंडीशन टू यूज नॉन फ्लो वर्क, ये जो नॉन फ्लो वर्क का फॉर्मूला आप देख रहे हैं इसको आप ऐसे कभी यूज नहीं कर सकते।
ये सिर्फ क्लोज सिस्टम के लिए यूज होता है और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यूज होता है या फ्रिक्शनलेस क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं नॉन फ्लो वर्क के बारे में जो ध्यान रखने हैं। नॉन फ्लो वर्क एक पाथ फंक्शन है, एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, बाउंड्री फिनोमेना है, ट्रांजिएंट फिनोमेना है और प्रॉपर्टी या पॉइंट फंक्शन नहीं होता। ठीक है, ट्रांजिएंट का मतलब जो चेंज होता समय के साथ। क्यों? क्योंकि नॉन फ्लो वर्क कैसे आता है, एक डिस्प्लेसमेंट वर्क है और डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क निकलता है। डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं समय के साथ चेंज होता है, राइट। इसी कारण से इसको ट्रांजिएंट फिनोमेना कहा जाता है, जो समय के साथ चेंज होता हो, यानी जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट होगा वैसे वैसे वर्क चेंज होगा, राइट, फोर्स के लगने पे, इसलिए ट्रांजिएंट फिनोमेना है। बाउंड्री फिनोमेना क्यों? क्योंकि नॉन फ्लो वर्क जो होता है अगर डिपेंड करता है कि वर्क सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करके उसके ऊपर हो रहा है या सिस्टम की बाउंड्री क्रॉस करके वर्क खुद कर रहा है, राइट। यानी कि अगर सिस्टम की बाउंड्री को, ये सिस्टम है और ये सिस्टम की बाउंड्री है लेट से, तो अगर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो ये वर्क नेगेटिव कहलाएगा और सिस्टम की बाउंड्री खुद वर्क कर रही है वर्क को डिस्प्लेस करके तो ये वर्क पॉजिटिव कहलाएगा। ओके, यानी बाउंड्री के रिस्पेक्ट में ये वर्क होता है, बाउंड्री, ठीक है। यानी सिस्टम अगर सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क कर रही है बाउंड्री को डिस्प्लेस करके तो उसे नेगेटिव वर्क कहा जाएगा, और अगर सिस्टम बाउंड्री को डिस्प्लेस करके सराउंडिंग पे वर्क करता है तो पॉजिटिव वर्क होगा। ये प्रॉपर्टी या पॉइंट फंक्शन नहीं होता। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि रिवर्सल प्रोसेस के लिए प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, अगर मान लो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे एक रिवर्सल प्रोसेस आप करते हैं तो उस प्रोसेस के नीचे का जो एरिया होगा वो क्या देता है आपको, नॉन फ्लो वर्क देता है, लेकिन ये सिर्फ रिवर्सल प्रोसेस के लिए सही है। एक और इंपॉर्टेंट बात, एरिया एनक्लोज बाय अ साइकिल ऑन अ पीवी डायग्राम, अगर मान लो एक प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे प्रोसेस नहीं एक साइकिल हो तो उस साइकिल का जो पूरा एरिया होगा वो भी आपको देता है वर्क ही देता है, दैट इज गिव्स यू नेट वर्क। ओके, एरिया एनक्लोज बाय अ साइकिल ऑन अ पीवी डायग्राम गिव्स नेट वर्क। ओके, अब क्या है, मैंने आपको बताया कि जैसे W इज इक्वल टू इंटीग्रल PdV, दैट इज नॉन फ्लो वर्क। इसको अप्लाई करने की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे क्लोज सिस्टम होना चाहिए, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होना चाहिए और इसको बाउंड्री और नॉन फ्लो वर्क कहा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन फ्लो वर्क प्रॉपर्टी नहीं होता, पॉइंट फंक्शन नहीं होता, ठीक है, ये एक पाथ फंक्शन होता है। पाथ फंक्शन का मतलब क्या होता है बताऊंगा आपको, और ये एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब होता है कि अगर आप वर्क को, जिसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया था, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया था, इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो ये बिल्कुल भी W2 माइनस W1 नहीं हो, यानी कि इट इज नॉट इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द अपर एंड लोअर लिमिट। अगर आप किसी एग्जैक्ट डिफरेंशियल को, जैसे मान लो एनर्जी है E, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये सिंपली आपका क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, ठीक है। ये ऐसे को हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये मैथमेटिक्स में प्रॉपर्टी होती है, और ऐसी चीजों को बोलते हैं इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, जिसको इंटीग्रेट किया जाए तो वो दैट इज नॉट सिंपली इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द वैल्यू एट हायर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अब मैंने आपसे कहा कि जो वर्क है वो पाथ फंक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो एक सिस्टम है जो अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट चेंज करता है, ठीक है, थ्रू पाथ ए और थ्रू पाथ बी, यानी कि सिस्टम 1 से 2 ही जा रहा है अलग अलग पाथ से, तो एक बात बताओ, इनिशियल फाइनल पॉइंट तो सेम है, सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क, एक कर रहा है वर्क 1 से 2 थ्रू पाथ ए और एक कर रहा है 1 से 2 थ्रू पाथ बी, क्या इनका वर्क सेम होगा? इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है लेकिन फिर भी वर्क सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा वर्क इज इक्वल टू एरिया बिलो पीवी डायग्राम, तो जो ये वाला एरिया होगा जो 1A2 के नीचे का होगा, क्या ये सेम होगा एज एरिया 1B2 के नीचे का? नहीं, क्योंकि एरिया सेम नहीं है इसलिए वर्क सेम नहीं होगा। इससे ये समझ में आता है कि सेम पॉइंट्स के बीच में आप वर्क कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट पाथ, पाथ अलग अलग हैं, डिफरेंट पाथ, ठीक है, अलग अलग पाथ है, सेम पॉइंट्स हैं, और वर्क की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, वो डिफरेंट है। इसका मतलब वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए वर्क पाथ फंक्शन है। लेकिन अगर आप प्रेशर को देखें या टेम्परेचर को देखें, राइट, तो ये सब क्या होते हैं, अगर इनकी वैल्यू अगर मैं निकालूं कि प्रेशर का चेंज क्या होगा, वो सिंपली P2 माइनस P1 होगा। यानी प्रेशर डिपेंड कर रहा है क्या? प्रेशर क्या है? प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी पाथ पे डिपेंड कर रही है? नहीं। तो प्रॉपर्टी क्या होते हैं? पॉइंट फंक्शन। जितनी भी प्रॉपर्टी है वो
सॉरी प्रॉपर्टी को पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन कहा जाता है, और प्रॉपर्टीज को एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी कहा जाता है। ऑल प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ओके। और वर्क क्या है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अब अलग अलग प्रोसेस जो अभी आपने पढ़े थे, ठीक है, उनके लिए अगर मुझे नॉन फ्लो वर्क निकालना हो, उनका फॉर्मूला है सिंपल, निकालना क्या डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। जैसे आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक यानी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का जो वर्क है दैट इज सिंपली प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम V2 - V1, ये हो जाता है। और अगर आप आइडियल गैस, अगर वो आइडियल गैस के लिए आप देखें तो ये हो जाता है, जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाता है MR T2 - T1 हो जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है अगर हम आइडियल गैस लगाते हैं। और सिंपली आपका ये हो जाता है कांस्टेंट प्रेशर वर्क। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो बाउंड्री वर्क होता है, नॉन फ्लो वर्क, वो जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में ये जो नॉन फ्लो वर्क होगा वो जीरो हो जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस का कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस का जो नॉन फ्लो वर्क होता है दैट इज P1 V1 log of V2 V1 या P1 V1 log of P1 P2। एडियाबेटिक प्रोसेस का हो जाता है P1 V1 - P2 V2 by गामा -1। और अगर आइडियल गैस है तो क्या होगा, MR T1 - T2 by गामा -1। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का बिल्कुल सेम होता है, बस गामा की जगह n रख दो, बिल्कुल सेम है एडियाबेटिक जैसा। एक और बात, जितने भी ये फॉर्मूले लिखे गए हैं वो सब एक्सपेंशन प्रोसेस के फॉर्मूले हैं, यानी ये पॉजिटिव वर्क के फॉर्मूले हैं। एक्सपेंशन वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क होता है, वर्क आउटपुट इज पॉजिटिव। अगर इन वर्क को सॉल्व करके आपको क्वेश्चन आता है, इसमें आप नॉन फ्लो वर्क निकालते हैं और उनकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, इसका मतलब वो जो वर्क है वो पॉजिटिव, इसका मतलब वो वर्क क्या है, कंप्रेशन वर्क है। कंप्रेशन वर्क जो होता है वो इनपुट वर्क होता है, इनपुट वर्क नेगेटिव होता है, ओके। तो बाय डिफॉल्ट यही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं नॉन फ्लो वर्क के। अगर इनको सॉल्व करने पे एग्जाम में इनकी वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब वो एक्सपेंशन नहीं है, वो कंप्रेशन वर्क है, जो कि नेगेटिव वर्क होता है। एक और वर्क होता है जो आपकी अभी मैं बता देता हूं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेडी फ्लो वर्क। स्टेडी फ्लो वर्क इज माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ VdP, दैट इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो वर्क। इट इज यूज फॉर ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम का वर्क होता है। एक डिफरेंस होता है आपका कि अगर आप प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे अगर कोई प्रोसेस होता है, रिवर्सल प्रोसेस हो रहा है 1 से 2 मान लो, ठीक है, और इसके नीचे का जो एरिया होता है, अगर आप वॉल्यूम एक्सेस पे देखेंगे, किस पे, वॉल्यूम एक्सेस पे, अगर वॉल्यूम एक्सेस पे उस एरिया को प्रोजेक्टेड एरिया ऑन वॉल्यूम एक्सेस अगर आप देखेंगे उस रिवर्सल प्रोसेस का, तो वो आपको देता है नॉन फ्लो वर्क या क्लोज सिस्टम वर्क। लेकिन वहीं पर अगर आप एक रिवर्सल प्रोसेस करते हैं और उसका जो प्रोजेक्टेड एरिया जो है वो आप प्रेशर एक्सेस पे देखेंगे, तो आपको वो स्टेडी फ्लो वर्क दे देगा। यानी ये जो एरिया होगा ये भी वर्क होगा, बट दिस विल बी स्टेडी फ्लो वर्क, इंटीग्रल ऑफ -VdP, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक वर्क और भी होता है इलेक्ट्रिकल वर्क, ये भी ध्यान से देखना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल वर्क इज रिप्रेजेंटेड इन किलो जूल पर जूल, किलो जूल या जूल में से किसी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जूल या किलो जूल, एंड दैट इज इक्वल टू I² RT और वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, ठीक है। I करंट है, R रेजिस्टेंस है, T टाइम है और V वोल्टेज है, इसको इलेक्ट्रिकल वर्क कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल पावर निकालना है तो सिंपली वोल्टेज इंटू करंट या I² R हो जाता है, ये वॉट या किलोवाट में होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने क्या था, ये वो लॉ है जिसने टेम्परेचर के बारे में हमको बताया। इट गेव यू कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड टेम्परेचर मेजरमेंट बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। जो जीरोथ लॉ होता है वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड होता है, यानी कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पे नहीं, थर्मल इक्विलिब्रियम पे, ओके। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या बताता है, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, यानी कि हर पॉइंट पे टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो जैसे मान लो हमारे पास 3 बॉडी है, बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी, और तीनों का टेम्परेचर अलग अलग है। अब अगर बॉडी ए और बॉडी सी को कांटेक्ट में लाया जाए, एक दूसरे कांटेक्ट में, थोड़ी देर बाद क्या होगा, इनका टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, राइट। फिर बॉडी बी और सी को कांटेक्ट में लाया जाए तो इनका टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा थोड़ी देर बाद। अगर ए का सी के साथ टेम्परेचर है इक्वल और बी का सी के साथ इक्वल है, तो क्या ऑटोमेटिकली हम ये नहीं कह सकते ए और बी का भी टेम्परेचर सेम हो जाएगा? यस, दिस इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कहता है कि when body A is in thermal equilibrium with body C and body B is in thermal equilibrium with body C separately, तो ऑटोमेटिकली ए और बी क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, ठीक है। जो थर्ड बॉडी यहां पर है, जो कॉमन बॉडी है, वो एक थर्मामीटर की तरह एक्ट करती है, ओके। अब जो टेम्परेचर मेजरमेंट है, जैसे मैंने कहा कि जो थर्मामीटर से किया जाता है, और
आप डायरेक्टली कभी टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते। टेम्परेचर को पहले आप, एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है जो हर थर्मामीटर की अलग अलग होती है, ठीक है, और उसको मेजर करते हैं और उसके बेसिस पे टेम्परेचर मिलता है आपको, राइट। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस थर्मामीटर होता है जिसको थर्मिस्टर कहा जाता है, जो कि एक वीट, इतना हमारे एग्जाम में पूछा नहीं आता, मैंने इतने दिन हो गए एसएससी एग्जाम में कभी भी आज तक नहीं देखा कि रेजिस्टेंस थर्मामीटर से पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस थर्मामीटर जो होता है ये एक वीट स्टोन ब्रिज सर्किट पे बेस्ड होता है। वीट स्टोन ब्रिज सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है आपका ये, और बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज सर्किट पे बेस्ड होता है, जिसमें आपका ये जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आपको ये वाला टेम्परेचर अगर आपका अननोन है, जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, यानी इसमें हम इस थर्मोमीटर में रेजिस्टेंस की मदद से टेम्परेचर निकालते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या बन जाता है, इसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो जाता है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस आपका जो टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी प्लस बीटा टी, ऐसे कुछ इस प्रकार से कुछ रिलेटेड होता है आपके टेम्परेचर के साथ। यहाँ पे टी टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को हम किससे मदद से निकालते हैं, रेजिस्टेंस की मदद से निकालते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। थर्मोकपल क्या होता है, ये भी एक थर्मोमीटर होता है जो कि सीबेक एफए पे बेस्ड होता है। तो इसमें सिंपली हम करते क्या है, दो अलग अलग मेटल को एक सर्किट में जंक्शन पे, अलग अलग जंक्शन पे कनेक्ट कर देते हैं जो डिसिमिलर मेटल्स हैं, और थोड़ी देर बाद इसमें क्या होता है, वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। और इस वोल्टेज के प्रोड्यूस होने से, क्यों वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इस जंक्शन पे टेम्परेचर जो होगा और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो अलग अलग होगा, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस कारण यहाँ वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये जो ईएमएफ होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है, यानी ईएमएफ को मेजर करके टेम्परेचर का पता लगाते हैं। तो यहाँ पर ईएमएफ जो होता है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो जाता है किसमें, थर्मोकपल में, जो कि सीबेक एफए पे बेस्ड होता है। इसके अलावा हमारे पास होते हैं दो आइडियल गैस थर्मोमीटर, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, एक होता है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर होता है, जो कि एक आइडियल गैस थर्मोमीटर होता है, ये गे-लुसाक लॉ पे बेस्ड होता है, जो सिंपली कहता है, गे-लुसाक लॉ तो आपको पता है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होगा। यानी कि इस थर्मोमीटर के अंदर जो आइडियल गैस थर्मोमीटर होता है, जिसमें आइडियल गैस यूज करते हैं हम लोग, कोई भी प्रकार की आइडियल गैस यूज कर सकते हैं, प्रेशर को हम पता लगाते हैं और फिर हमें वो टेम्परेचर की वैल्यू मिलती है। यानी कि इसमें प्रेशर जो होता है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है। कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर ये भी होता है आपका, ये भी आइडियल गैस थर्मोमीटर होता है, ये चार्ल्स लॉ पे बेस्ड होता है, और सिंपली ये कहता है आपका कि अगर किसी गैस का किसी गिवन मास ऑफ गैस का प्रेशर कांस्टेंट है तो उसका वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी वॉल्यूम की मदद से टेम्परेचर पता लगाते हैं। यानी जितने भी थर्मोमीटर है उसमें टेम्परेचर को हम डायरेक्टली नहीं निकालते, एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है उसको कैलकुलेट करते हैं और उसकी मदद से टेम्परेचर आता है। जैसे यहाँ पर वॉल्यूम की मदद से टेम्परेचर बताते हैं, इसलिए इसको वॉल्यूम को थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और हाँ, ये जितने भी आइडियल गैस थर्मोमीटर होते हैं इनकी एक खास बात होती है, ये मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड नहीं करते, यानी किसी प्रकार की भी आइडियल गैस आप इसमें यूज कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। एक होता है रेडिएशन पैरामीटर, इसके बारे में सुना है आपने, जो फर्नेस होती हैं भट्टियां, उसमें बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो ऐसे हाई टेम्परेचर, जहां जहां हाई टेम्परेचर होता है वहां पर टेम्परेचर में निकालने के लिए आप रेडिएशन पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, जो आप लोगों ने बचपन से यूज़ किया होगा या आपके पेरेंट्स ने यूज़ किया होगा, घर में आपने देखा होगा कि आपके अगर टेम्परेचर आता है, आपको फीवर आता है, तो उसको मेज़र करने के लिए आप लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, एक मरकरी होता है, एक लिक्विड होता है जो कि ग्लास के अंदर फिल्ड होता है, जिसको अपनी बॉडी कॉन्टैक्ट में आप लाते हैं, तो टेम्परेचर आपका जितना टेम्परेचर राइज होता है वो कैसे पता चलता है, मरकरी जितना राइज करती है इसके अंदर, उससे पता लगाते हैं कितने लेंथ तक राइज करती है। तो वॉल्यूम या लेंथ, ये आपका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो जाता है आपका। आप कहोगे वॉल्यूम कैसे होता है, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया तो क्या हो गया आपका कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि डायमीटर तो कांस्टेंट होता है ग्लास ट्यूब का, तो इसलिए हम एक तरीके से वॉल्यूम को भी कह सकते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, और लेंथ को भी कह सकते हैं। आप कहोगे हाइट को क्यों नहीं कहते, क्योंकि थर्मोमीटर से टेम्परेचर हम हमेशा ऐसे देखते हैं, ऐसे नहीं देखते, ठीक है, लाइट के सामने, तब इसीलिए इसको लेंथ या वॉल्यूम इसके अंदर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो जाती है। हम बात करेंगे लास्ट में कि जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 स्केल होती हैं जनरली जो हम यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। और 1954 से पहले जब टेम्परेचर मेजर किया जाता था तो टेम्परेचर को मेजर करने के 2 रेफरेंस पॉइंट्स लिए गए थे। एक होता था आइस पॉइंट, जिसको फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है, पानी का, वाटर का,
क्योंकि हमें पता भी था कि हमें पता है पानी के नॉर्मल प्रेशर पे, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है और बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। नॉर्मली हमको ये पता भी है, राइट। तो इसको हम 1954 से पहले टेम्परेचर मेजर करने के लिए दो रेफरेंस पॉइंट हम लेके चलते थे। एक था आइस पॉइंट जिसको फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है, और एक स्टीम पॉइंट जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जैसे फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस होता है डिग्री सेल्सियस में स्केल में, और फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन स्केल में, केल्विन स्केल जिसको के से डिनोट करते हैं, 273.15 केल्विन होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इट इज इक्वल टू, और केल्विन में 373.15 होता है। अब अगर मुझे इनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है कि अगर मान लो आपको एक थर्मामीटर है, उसमें डिग्री सेल्सियस में वैल्यू पता है, बट मुझे फ़ारेनहाइट में निकालनी है, केल्विन में निकालनी है, तो कैसे कर सकते हैं? तो इसका कन्वर्जन पूछा जाता है। सिंपल कन्वर्जन है, आप डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में देखोगे तो आइस पॉइंट क्या होता है सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में होता है 273.15 केल्विन, ठीक है। वहीं पर अगर स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट देखें, सेल्सियस में 100, फ़ारेनहाइट में 212 और केल्विन में 373.15 होता है। अगर मान लो मुझे सेल्सियस की कोई वैल्यू फाइंड करनी है, फ़ारेनहाइट की पता है, या सेल्सियस की वैल्यू फाइंड करनी है, केल्विन की पता है, तो कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, डिग्री सेल्सियस वैल्यू माइनस आइस पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस जो कि 0 है, डिवाइड बाय स्टीम पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस 100 माइनस, यानी कि इनका डिफरेंस इन द न्यूमरेटर और इसका डिफरेंस इन द डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंस इन द न्यूमरेटर और इनका डिफरेंस इन द डिनोमिनेटर। ओके, इसको डिनोमिनेटर में रखिए और इसको न्यूमरेटर में रखिए, सिंपल, आपका प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। उसी प्रकार से इसको रखिए न्यूमरेटर में, इन दोनों के डिफरेंस को, और इनके डिफरेंस को रखिए डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा। जैसे अगर आपको मुझे केल्विन और सेल्सियस के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है, तो डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिवाइड बाय 100 माइनस 0, और केल्विन में करना है तो केल्विन माइनस 273.15 डिवाइड बाय 373.15 माइनस 273.15, ठीक है। तो आपका इस तरीके से डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन स्टैब्लिश हो गया और डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में हो गया। अब इसकी अच्छी बात क्या है कि अगर मान लो आपको डिग्री सेल्सियस में कोई वैल्यू पता है, ठीक है, जैसे मान लो 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में निकालनी है, तो यहाँ पे 37 रख दो, आपका फ़ारेनहाइट में वैल्यू आ जाएगी, 98.6 होती है, ठीक है। उसी प्रकार से डिग्री सेल्सियस में कोई वैल्यू पता है, केल्विन में निकालनी है, तो आप यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रख दो, आपका वैल्यू आ जाएगा। केल्विन और डिग्री सेल्सियस में पूछा भी जाता है बहुत, ठीक है, जैसे, और एग्जाम में बहुत इसका यूज भी होता है आपका हमेशा। जैसे अगर आप केल्विन और डिग्री सेल्सियस में देखेंगे, तो डिग्री सेल्सियस केल्विन में जो रिलेशन आता है वो ये आता है, क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, 100 का डिफरेंस होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। यानी जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है। तो अगर आपको कभी टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा हो, जैसे आपको टेम्परेचर है T1 27 डिग्री सेल्सियस है और टेम्परेचर T2 है 327 डिग्री सेल्सियस, तो अगर आपसे टेम्परेचर डिफरेंस पूछें तो क्या हो जाएगा? सिंपली 327 माइनस 27, 300 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आप इसे केल्विन में करना चाहोगे तो केल्विन में क्या होता है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15 और केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। बट 0.15 जो है आप थ्योरी के लिए लेते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो इस 0.15 को अप्रोक्सीमेटली हम हटा देते हैं और सीधे लिख देते हैं 273, यानी केल्विन, अगर आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना चाहते हैं तो आप सिंपली 273 ऐड कर दो, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो केल्विन से 273 माइनस कर दो, तो आपको वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पर T1 को 27 को करना है तो 27 कितना हो जाएगा? 300 केल्विन, है ना, 273 ऐड करेंगे। और अगर आप इसको करना है 327 को केल्विन में, तो ये 600 केल्विन हो जाएगा। लेकिन अभी भी अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा? दिस विल बी 600 माइनस 300, ये भी 300 केल्विन आ जाएगा। यानी टेम्परेचर डिफरेंस जो डिग्री सेल्सियस में होता है वही केल्विन में होता है। यानी कि अगर आपको कभी ऐसा न्यूमेरिकल आता है जहां पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है एंड यू हैव टू कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, ये तभी कन्वर्ट करना है जब आपको सिंगल टेम्परेचर होता है। जैसे कि आपके ये जितने फॉर्मूले होते हैं, आपने पढ़ा ना फॉर्मूला आइडियल गैस का, P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2, या फिर आप इसको T2 बाई T1 इज इक्वल टू, जहां पर भी सिंगल टेम्परेचर होगा
जहां पर भी सिंगल टेम्परेचर होगा ना, ये टेम्परेचर आपके किस में होने चाहिए, केल्विन में रखने होंगे आपको। यू कांट पुट इट इन डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि ये सारे आइडियल गैस की इक्वेशन होती है, और आइडियल गैस में जो टेम्परेचर होता है वो केल्विन में रखा जाता है। आप उसे कभी भी डिग्री सेल्सियस में रख के सॉल्व नहीं करेंगे। यानी अगर सिंगल टेम्परेचर है तो उसे केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय एडिंग 273। पर अगर डिफरेंस इन टेम्परेचर की बात हो रही है तो आपको केल्विन में करने की जरूरत नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में बात करेंगे 1954 के बाद क्या हुआ। 1954 के बाद उन्होंने एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट दिया टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, उसको कहा ट्रिपल पॉइंट। और जो ट्रिपल पॉइंट है, सॉरी, सिंगल रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पर सॉलिड, लिक्विड और वेपर यानी तीनों स्टेट ऑफ मैटर एक सिंगल पॉइंट पे जहां पर मिलती हैं उसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ओके। और पानी के लिए, वाटर के लिए जो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यू है वो 0.01 डिग्री सेल्सियस यानी 273.16 केल्विन हो जाता है केल्विन में। और प्रेशर जो होता है वो 0.61 किलो पास्कल यानी 4.58 mm ऑफ मरकरी हो जाता है। ये ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू है पानी के लिए। ओके। और अगर आप 1 केल्विन की वैल्यू देखें तो क्या हो जाता है, 1 केल्विन इज इक्वल टू 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, ये सिंपल। तो यही है आपका पूरा बेसिक्स। मैंने बहुत ही कम समय में, जबकि मैंने सब लिख के लाया, तब जाके 1 घंटे 20 मिनट में ये हो पाया। क्योंकि देखिए मेरे को भी अपना भी समय बचाना है और आपका भी बचाना है, और कम समय में हमें पूरा रिवाइज करना है एसएससी जेईई के लिए। तो ये था आपका पहला डे, फर्स्ट डे फॉर एसएससी जेईई क्रैश कोर्स, फ्री क्रैश कोर्स। कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं जो कि बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्री में चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन जो और स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ सकते हैं यहाँ से, उनको कैसे पता चलेगा? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, राइट, उसे शेयर करेंगे आगे, राइट। तो प्लीज़ ये बिल्कुल करना ना भूलें। ओके। और अगला जो वीडियो होगा कल, वो मिलेगा आपको फर्स्ट लॉ पे। फर्स्ट लॉ के मैं 2 पार्ट में कर रहा हूँ। एक होगा फर्स्ट लॉ फॉर क्लोज सिस्टम एंड हीट, और सेकेंड होगा फर्स्ट लॉ फॉर ओपन सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम वाला थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन ओपन सिस्टम वाला कम टाइम का होगा वीडियो। तो अगले 2 वीडियो फर्स्ट लॉ के होंगे, फिर सेकेंड लॉ, और ऐसे करके आपको फ्री क्रैश कोर्स में मिलता रहेगा। ओके। तो कैसा लगा आपको बताइएगा मुझे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।